और इस वीडियो के अंदर हम क्या बातें करेंगे तुम्हें थंबनेल से तो पता लग चुका होगा। 20th सेंचुरी बॉयज को लिखा है नाओकी उरासावा ने, जिन्होंने मॉन्स्टर को भी लिखा था और ये मांगा भी एकदम कमाल की है, झक्कास है। लेकिन इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब के अंदर जिनमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, और अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो मुझे मजबूरी में इसको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत होती है 1973 में, जहाँ पे हम एक स्कूल को देखते हैं। वहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा होता है, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, बैकग्राउंड में एक सूदिंग सा म्यूजिक बज रहा होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसको किसी ने बांध के रखा होता है, एक तरह से किडनैप कर लिया होता है, और वहाँ पे वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, थोड़ा सा चपा चपा करती है, लेकिन मुंह तो बंद होता है तो कुछ बोल नहीं पाती। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, आज लंच का वक्त है, ये फ्री टाइम है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा। इसके बाद वो सीडी को चेंज करता है, स्कूल के अंदर भी वही नया गाना बजने लगता है, लेकिन घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये भी चिल्लाने लगता है कि मुझे लगा था कुछ होने वाला है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। घंटा कुछ नहीं होगा चिल्लाने से वैसे भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम 21st सेंचुरी में आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूएन हेडक्वार्टर के अंदर एक टकलू भाषण दे रहा होता है, कैसे वो 100 सालों से जिंदा हैं, कैसे वो 100 सालों से बड़े बड़े खतरे से सरवाइव कर चुके हैं। क्यों नहीं करोगे, खतरे तो तुम ही पैदा करते हो ना, जंग तुम ही शुरू करते हो, कभी हिरोशिमा के ऊपर एटम बम डाल देते हो तो कभी नागासाकी के ऊपर, तो साले तुम ही तो सरवाइव करोगे। आगे ये टकलू बोलता है ये सब कुछ एक इंसान की वजह से हुआ है, एक इंसान जिसने इंसानियत नस्ल को बचा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो चलता हुआ आता है, सिर्फ पैर ही देख पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम एक नंगी पुंगी लड़की को देखते हैं जो अपने बेड में सो रही होती है। अचानक से उसे शायद कुछ भयानक सा सपना आता है, कुछ आहट सा महसूस होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। वो सोचती है कहीं ये फिर से वही तो नहीं, कहीं वही खौफनाक चीज तो फिर से नहीं आ गई है। आगे हमें पता लगता है इस लड़की को ऐसे सपने आते रहते हैं, रात के बीच में वैसे ही उठ जाती है। इसके बाद ये लड़की खिड़की की तरफ जाती है और बोलती है कि नहीं, फिर से नहीं, कुछ भी, लेकिन वो फिर से नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की देखती है एक मॉन्स्टर को, उस मॉन्स्टर को मोतिया बिंदु हो गया होता है, इसीलिए उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद सफेद दिख रही होती है। इसके बाद हम 1997 का एक सीन देखते हैं जहाँ पे केंजी नाम का एक बंदा होता है जो अपने शॉप के अंदर होता है। उसके पीठ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है काना। काना बार बार रो रहा होता है। केंजी की मॉम एक न्यूज़पेपर पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि अफ्रीका में एक वायरस फैल चुका है, और केंजी चिल्लाता है कि मम्मा वो सिर्फ बेचने के लिए है, अगर तुम उसे पढ़ना है तो तुम्हें उसे खरीदना पड़ेगा। इसके बाद केंजी की मॉम न्यूज़पेपर रख देती है। केंजी बोलता है कि मम्मा आपने तो उस न्यूज़पेपर को खराब कर दिया, वैसे आपने एक केक भी खाया था लंच के लिए बिना पैसे दिए। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि नहीं मैंने तो नहीं खाया था, और तब केंजी बोलता है कि झूठ मत बोलिए, 8 पीसेस थे, 7 बिक चुके हैं, एक और पीस कहाँ पे है? आपने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे पुलिस में दे देंगे, लेकिन आप ये खुद कर रही हैं। और इसके बाद केंजी की मॉम टिपिकल इंडियन मॉम की तरह बोलती है, हाय रे हाय, क्या हो गया, मेरा बेटा ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है चोरी का, मैं अपने ही शॉप से चोरी करूंगा क्या रे? तेरी बहन कल मुई थी रे, उसने अपने छोटे बच्चे को हमारे सर पे लाद दिया रे और वो चली गई रे। इसके बाद केंजी बोलते कि नहीं, आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं, उसके बारे में जरा सोचिए, उसकी हालत क्या हुई होगी, कोई अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाता है क्या? उसकी भी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद काना रोने लगता है और केंजी बोलता है काना चुप हो जाओ, हम तुम्हारी मॉम को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, मैंने पुलिस को भी बता दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस किसी और सिलसिले में यहाँ पे आई होती है। इसके बाद हमें पता लगता है केंजी का ये जो शॉप है पहले ये दारू का दुकान हुआ करता था, लेकिन केंजी ने इसे बदल दिया होता है। केंजी की मॉम इसी बात से उसे नाराज होती है क्योंकि केंजी के पिता ने केंजी के दादाजी के पैसे से उस दुकान को खोला था, लेकिन केंजी ने उसे बदल दिया। इसके बाद पुलिस वाले सवाल करते हैं क्या केंजी अभी भी डिलीवरी करता है, और इसके बाद केंजी बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं क्या तुमने शिकीशिमा के पास कोई डिलीवरी की थी? शिकीशिमा केंजी का कॉलेज प्रोफेसर होता है, इसीलिए केंजी ने 2 हफ्ते पहले डिलीवरी की थी, और जब ये डिलीवरी कर रहा था तब उनकी वाइफ ने भी इसे देखा था। इसके बाद केंजी सवाल करता है कि शिकीशिमा के साथ क्या हुआ, और पुलिस वाले बोलते हैं कि वो गायब हो चुके हैं। ये बोलते हैं कि कौन, और ये बताते हैं कि पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। इसके बाद केंजी दुखी हो जाता है क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए थे, उधारी पे दिया था ना बेचारा दुकानदार। इसके बाद पुलिस बोलता है उनके घर में 2 खाली बियर की बोतल मिली है। इसके बाद केंजी अपने सर के ऊपर हाथ पटकता है और बोलता है मेरे दारू पी के भाग गए रे, यानी कि केंजी अभी भी छुप छुप के दारू बेचता है। पुलिस वालों को ये अच्छी तरह से बेवकूफ बना देता है और पुलिस वालों को अपनी मार्केटिंग करवाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो मेरे पास आओ ना, मैं तुमको डिस्काउंट में दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं केंजी अपनी गाड़ी लेके आगे जाता है, लेकिन बीच में उसका शायद एक मोटू सा दोस्त मिल जाता है जो उसे रोक लेता है।
ये मोटो कुछ हॉट लड़कियों के बारे में बातें करता है, यानी कि ये दोनों के दोनों ठरकी हैं। और ये मोटो आगे बताता है इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है कैरो योन, उसकी शादी होने वाली है और इसीलिए ये दोनों 10-10 हजार येन देने का वादा करते हैं, मतलब गिफ्ट के तौर पे। वहां पे पैसे देते होंगे, हम तो साला गिफ्ट देते हैं। इसके बाद मोटू बोलता है तुम्हें याद है ना बचपन में हमने उसकी नुन्नू के ऊपर एक मेंढक को बनाया था, अगर वो मेंढक अभी भी उसके नुन्नू पे होगा तो सोचो सुहागरात के दिन उसकी बीवी कितना ज्यादा चिल्लाएगी। इसके बाद ये दोनों हंसी मजाक करते हैं और केंजी यहाँ से निकल जाता है। केंजी शिकीशिमा के घर में जाता है, वहां पे कोई नहीं होता, लेकिन इसको फ्री की बियर की खाली बोतल मिलती है जिनको ये उठा लेता है। लेकिन तभी ये एक सिंबल को देखता है और याद करने की कोशिश करता है, साला इस सिंबल को तो मैंने कहीं पे देखा है, लेकिन कहाँ पे देखा है। इसके बाद हम 1969 का सीन देखते हैं जहां पे केंजी और उसके दोस्तों ने एक सीक्रेट हाइडआउट बनाया होता है, वो भी सिर्फ जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़, क्या बोलते हैं उन्हें, पौधों को मोड़ मार करके इन्होंने बनाया होता है और उसके अंदर ही होते हैं। और ये लोग बातें करते हैं कि ये सिर्फ इनका हाइडआउट नहीं होगा, ये उनका बेस होगा। और ये यहाँ पे एक रेडियो लाने की बातें करते हैं, कुछ मांगा लाने की बातें करते हैं और उनमें से एक कमीना बच्चा होता है जो बोलता है मैं अपने डैड की सीक्रेट मैगजीन को ले आऊंगा। सीक्रेट का मतलब समझते हो ना, वही नंगी पुंगी वाली मैगजीन, वो सब लाने का वादा करता है। और एक बच्चा बोलता है कि बस कर भाई, अब मत बोल, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो मेरा छोटा भाई नींद से उठ जाएगा। लेकिन तभी दो बच्चे गाना गाते हुए इनके हाइडआउट की तरफ आने लगते हैं। ये सब झाड़ियों से उन्हें देखते हैं और देखने के बाद इनकी फट जाती है, क्योंकि ये दो बच्चे सबसे ज्यादा शैतान बच्चे होते हैं। ये दोनों जुड़वे होते हैं, इनका नाम होता है यानबो और मावो, और ये बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं। इनकी फट जाती है। आगे हम देखते हैं ये शैतान बच्चे एक ड्रैगन फ्लाई को लेते हैं, उसकी पंख को निकाल देते हैं, बड़े ही निर्दय तरीके से उस छोटे से पक्षी की जान ले लेते हैं और गाना गाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सब लोग राहत की सांसें लेते हैं और एक बच्चा बोलता है मैंने लगभग अपनी पैंट में मुंह ही दिया था। एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है ओटचो और वो अपने ग्रुप के लिए एक सिंबल बनाता है और इस सिंबल का नाम होता है फ्रेंडशिप सिंबल। और वो बोलता है कि इस सिंबल का अगर कोई जानता है तो वो एक असली फ्रेंड है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी उसी सिंबल को देख के याद करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूएन न्यू ईयर का सीन हम देखते हैं, जहाँ पे लोग एक्साइटेड होते हैं उस बंदे से मिलने के लिए जिसने पूरी सेंचुरी को बचाया होता है। लोग उसे फ्रेंड के नाम से पुकार रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं फ्रेंड का स्पीच सुनने के लिए बेकरार हूँ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, आज वो कुछ नहीं बोलेगा। और एक और बंदा बोलता है कि यानी कि आज वो फ्लोट करेगा, हवा में उड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड इनके सामने माइक के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। सब लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन सब लोग अचानक से शोर मचाने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अविश्वसनीय, भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड हवा में उड़ रहा होता है। साला जादूगर है क्या? इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड के पैरों के नीचे भी वही निशान बना हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी को जो अभी भी उस निशान को देख के याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। करते हैं चैप्टर 2 को। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस वालों को जो एक क्राइम सीन में पहुंचे होते हैं, जहाँ पे एक नौजवान लड़के की मौत हो चुकी होती है। इस लड़के का नाम होता है कनेडा और इसकी उम्र होती है 24 साल। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बेचारा इंजीनियर मारा गया, चलो कोई नहीं। लेकिन इसको कहीं पे चोट नहीं लगी होती और बहुत सारे खून भी बह चुका होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वायरस है जिसके लगने पे इंसान मर जाते हैं, सारा खून बह जाता है और ये इसी वायरस का शिकार हुआ होता है। पुलिस वाले ऐसा अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद हम केंजी के दोस्त कैरियन की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पे केंजी के लगभग सारे दोस्त मौजूद होते हैं और वहाँ पे कैरियन पहुँच जाता है अपनी नई दुल्हन के साथ। और वहाँ पे सब लोगों को ऐसा लगता है जैसे कैरियन एक मेंढक हो। असल में वो कोई मेंढक नहीं है, लेकिन बचपन में इसको कहा जाता था फ्रॉग एम्परर, इसीलिए सबको ये एक मेंढक की तरह दिख रहा होता है। सब लोग हैरान होकर इसे देखते हैं, लेकिन कैरियन को ऐसा लगता है जैसे वो सब उसकी बीवी को देख के हैरान है और वो बोलते हैं क्यों चौंक गए ना, देखिए मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, सालो तुम भी शादी कर लो वरना तुम सब बुढ़े हो जाओगे और तुम्हारी बलम पिचकारी में सिर्फ मुंह ही निकलेगा। इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है, लेकिन केंजी के जितने भी दोस्त होते हैं इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं मुझे इस औरत के लिए बुरा लग रहा है, अब वो बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक के बच्चों को पैदा करने वाले हैं। और सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद ये फ्लैशबैक में जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये सब टॉय बुलेट के साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को गोली मार रहे होते हैं। और कैरियन यहाँ पे फ्रॉग एम्परर बना होता है, यानी कि वो मेन विलन है, लेकिन वो काफी अच्छा खेलता है, सब लोग को धूल चटा देता है, केंजी के ऊपर लगातार गोलियां मारता है। केंजी बोलता है कि बस करो यार, दर्द हो रहा है। और तब फ्रॉग एम्परर यानी कि कैरियन बोलता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्हें गोली लगती है तो तुम मर जाओगे और उसके बाद तुम 10 बार मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया ये बातें बोलोगे। इसके बाद केंजी वैसा ही करता है, वो 10 बार मैं मर गया बोलता है और उसके बाद खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं फिर से जिंदा हो गया, निंजा स्क्वाड आज दुनिया को बचा के रहेगी।
फ्रॉग एम्परर, तुम्हारी कोई खैर नहीं। ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो केंजी, मैं मानता हूँ कि खाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शादी का खाना कौन छोड़ता है। इसके बाद केंजी बोलता है कि वो सारे दोस्तों के लिए एक स्पीच लिखना चाहता है, लेकिन वो इस काम में इतना अच्छा नहीं होता और वो याद करता है ओचो को, क्योंकि ओचो इस काम में माहिर होता है और ओचो फिलहाल के लिए इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता। इसके बाद केंजी वही सिंबल ड्रॉ करता है और उस सिंबल के बारे में पूछने लगता है क्या किसी को याद है ये सिंबल क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिनका नाम होता है ग्रैंड माँ ओकीको। ओकीको केंजी को एक लड़की की फोटो दिखाती है और बोलती जरा इस लड़की को देखो, देखो इसके कितने बड़े बड़े दो दो दिल हैं, तुम्हें इसके दिल के बारे में क्या ख्याल है, तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। और इसके बाद केंजी बोलते हैं कि हाँ इसका दिल तो सच में बहुत बड़ा है। इसके बाद ओकीको बोलती है देखो पिक्चर में इतने अच्छे तरह से पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने खुद देखा है, सच में इसका दिल बहुत बड़ा है। इसके बाद केंजी बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका दिल का मैं क्या करूंगा। और इसके बाद ये बूढ़ी औरत यानी कि ओकी को बोलती है कि मैं शादी के बारे में बातें कर रही हूँ, मुझे तो लगा दलाल होगी बुढ़िया। इसके बाद ओकी को बोलती है शोभा शोभ का जो छोटा सा मेंढक है उसकी भी शादी हो चुकी है, तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर है लेकिन तुम्हारी शादी हुई नहीं है, 50 सालों से मैं इस शहर के हर इंसान की शादी करा रही हूँ। इसके बाद केंजी बोलता है कि लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा। और इसके बाद ओकी को बोलते अपना मुंह बंद रखो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी बहन की जो बेटी है तुम्हें उसका कुछ करना होगा वरना तुम्हें बड़ी दिल वाली लड़कियां नहीं मिलेगी। इसके बाद केंजी को गुस्सा आता है, वो बोलता है बुढ़िया अपनी औकात के अंदर रह के बात कर, काना का ध्यान मैं रखूंगा जब तक मेरी बहन वापस नहीं आ जाती। इसके बाद ओकी को बोलती क्या हुआ, क्या तुम्हें बड़े बड़े दिल नहीं चाहिए। इसके बाद केंजी बोलता है दुनिया के अंदर बड़े बड़े दिल वाली लड़कियां बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन काना सिर्फ एक है और उसका ध्यान मैं रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत काना के साथ गेम खेल रही होती है, वो अपने हाथों के अंदर एक कैंडी रखती है, छुपाती है और काना से सवाल करती है कि कहां पे है, और काना इशारों इशारों में बताता है कि वो कहां पे है और काना एकदम सही बता रहा होता है। इसके बाद ये औरत बोलती है आखिरकार केंजी कहां गया, और केंजी की मॉम बोलती है वो शुभा शॉप के जो ओनर है और जो मेंढक है उसकी शादी में गया है। इसके बाद ये औरत बोलती है फिर तो अभी केंजी की भी शादी कर देनी चाहिए, और उसकी मॉम बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, केंजी शादी करे या फिर ना करे वो मुझे छोड़ के चला ही जाएगा। दोस्तों काना सिर्फ 6 से 8 महीने की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन इसने 10 में से 10 बार सही गैस किया होता है कि कहां पे किस हाथ में कैंडी है, जो कि काफी कमाल की बात है। काना शायद थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके बाद हम केंजी को देखते हैं। केंजी भाषण दे रहा होता है जहां पे वो बताता है कि बचपन में इन्होंने एक सपना देखा था जहां पे ये पूरी दुनिया को इविल से बचाएंगे, और ये बहुत बकवास बातें होती है, इसीलिए इसके दोस्त भी बोलते हैं केंजी बहुत घटिया भाषण दे रहा है। इसके बाद मोटा वाला लड़का जिसका नाम मारुओ होता है वो बोलता है क्या तुमने इस सिंबल को कहीं पे देखा है किन, क्या तुम्हें कुछ याद है, लेकिन किन साफ साफ मना कर देता है। तभी चश्मे वाला लड़का बोलता है शायद मैंने इसे कहीं पे देखा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड एक बंदे को वही सिंबल दिखाता है और बोलता है तुम मर चुके हो। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि फ्रेंड तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद फ्रेंड बोलता है तुम मर चुके हो, अपनी आंखें बंद करो और 10 बार कहो मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। और इसके बाद वो बंदा 10 बार यही बातें बोलता है। इसके बाद फ्रेंड बोलता है क्या तुम कुछ देख पा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं रोशनी देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो एक ही जगह पे मूत्र विसर्जन कर रहे होते हैं। एक का नाम होता है यामा और दूसरे का नाम होता है चाओ। यामा बोलता है चाओ तुम अभी मिसिंग प्रोफेसर के केस पे काम कर रहे हो ना। और इसके बाद चाओ बोलता है कि हाँ मैं ओचानोमिजू इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर शिकीशिमा के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहे हो ना जो परसों मर गया था। उसकी डेथ बॉडी तो बहुत बुरी हालत में मिली थी, उसका सारा खून बह गया था उसके शरीर से। इसके बाद यामा बोलता है हाँ लेकिन वो स्टूडेंट कभी ओचानोमिजू इंजीनियरिंग स्कूल जाया करता था और वो प्रोफेसर शिकीशिमा का स्टूडेंट था। इसके बाद चाओ बोलता है यानी कि यामा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यामा। क्या हुआ, दया बोलूंगा ये सोच रहे थे क्या। इसके बाद हम देखते हैं केंजी के दोस्त बहुत जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं लिकर बॉय केंजी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब गाना गाओ। इसके बाद हम देखते हैं केंजी गाना गाने के लिए तैयार होता है और केंजी दिल में सोचता है दुनिया को इविल पावर से बचाना मेरा सपना था, मैंने वादा किया था कि मैं कभी काराओके पे गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन अब मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। और केंजी गाना शुरू कर देता है। शुरुआत में केंजी का दोस्त बोलता है अगर हमारे ऊपर एलियन अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे, और केंजी बोलता है मैं उनसे फाइट करूंगा। इसके बाद वो बोलता है अगर
सूरज की गर्मी की वजह से हमारे शहर में बाढ़ आ जाती है तो हम क्या करेंगे। और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। तभी दूसरा दोस्त बोलता है लेकिन कैसे, सूरज की गर्मी से तो कभी बर्फ मेल्ट नहीं होता, नॉर्थ पोल इतनी आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा दोस्त बोलता है अगर अमेरिका और रूसिया के अंदर जंग हो गई और उन्होंने हाइड्रोजन बम फेंका तो तुम क्या करोगे। और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। इसके बाद वो फिर से बोलता है अगर बड़ा सा मीटियोर गिरेगा तो तुम क्या करोगे। और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। इसके बाद मारो बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम बम और मीटियोर से कैसे फाइट कर सकते हो। और केंजी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं अभी बच्चा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इसके बारे में सोचूंगा। क्यों मैं सही बोल रहा हूं ना ओचो। और वहां पे ओचो अभी भी रेडियो को सुन रहा होता है। इसके बाद केंजी बोलता है तुम फिर से इंग्लिश रेडियो सुन रहे हो। और इसके बाद ओचो बोलता है ये FEN है। इसके बाद केंजी बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये फैन है या फिर हैन है, कोई अच्छा सा गाना लगा, भोजपुरी वाला गाना लगा, एकदम मजा आना चाहिए। इसके बाद ओचो बोलता है तुम्हें पता है मेरे पड़ोसी नाकामुरा भी हमेशा फैन को ही सुनते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अमेरिका के अंदर इस समर सीजन के अंदर कुछ कमाल होने वाला है, पूरे 5 लाख लोग एक कॉन्सर्ट में मौजूद होने वाले हैं। इसके बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं 5 लाख लोग क्या करने वाले हैं। और ओचो बोलता है ये रॉक लव एंड पीस है, यानी कि एक तरह का म्यूजिक जिसको सुन के सब लोग निराश हो जाते हैं। और मारुओ बोलता है इससे अच्छा तो मैं मांगा ही पढ़ लेता हूँ। और इसके बाद केंजी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया 5 लाख लोग एक कॉन्सर्ट के अंदर क्या कर रहे थे, ये गाना इतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद ओचो बोलता है ये रोलिंग स्टोन है। और तभी मारू बोलता है कि हाँ रोलिंग स्टोन, मुझे इसके बारे में पता है, ये मांगा कैरेक्टर का स्पेशल अटैक है। इसके बाद ओचो बोलता है कि अरे नहीं ये तो जंपिंग जैक फ्लैश है। इसके बाद मारू बोलता है कि क्या ये किस तरह का अटैक है, मैं तो पहली बार के लिए सुन रहा हूँ। और यहाँ पे केंजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, केंजी ने कभी भी इस तरह का नाम सुना नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी ने एक झाड़ू पकड़ा होता है, उसे गिटार समझ के बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है बड़े ही बेसुरे तरीके से। एक लड़की बोलती है केंजी एक्टिंग करना बंद करो और साफ सफाई करो वरना मैं टीचर को बता दूंगी। तभी यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यामागुची, और वो इसको देख के स्माइल करती है। केंजी के दिल में कुछ होने लगता है। इसके बाद केंजी झाड़ू मारता है और सीधा अपने घर में पहुंच जाता है, अपनी मॉम के पास गिटार की मांग करता है। लेकिन इसकी मॉम साफ मना कर देती है और बोलती है तुम्हारा काम है दारू को डिलीवरी करना, वो सब करो, इन सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं केंजी के पास एक गिटार होता है और पता लगता है केंजी ने बहुत दिनों से पैसे जमा करके रखे थे जिनकी मदद से इसने एक गिटार खरीदा होता है। और इसे लगता है कि अब ये KL राहुल बनेगा और अथिया सेठी को पटाएगा। तभी यहाँ पे अथिया सेठी यानी कि यामागुची आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। यामागुची बोलती है तो तुमने गिटार खरीद लिया, तुम हमेशा झाड़ू से प्रैक्टिस करते थे। और केंजी हाँ बोलता है। इसके बाद यामागुची बोलती है कुछ बजा के दिखाओ। इसके बाद केंजी बोलता है शायद तुमने जंपिंग जैक फ्लैश के बारे में कभी सुना नहीं होगा। इसके बाद यामागुची बोलते है अच्छा रोलिंग स्टोन तुम वो बजा सकते हो, जरा बजाओ। इसके बाद केंजी बोलता है हाँ अगली बार बजाऊंगा। इसके बाद यामागुची हंसने लगती है। केंजी बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। यामागुची बोलती है तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम्हारे हाथ हार्ड और स्मूथ नहीं बन जाते, और वैसे गिटार अलग अलग तरह के होते हैं। केंजी हैरान होता है और बोलता है अलग तरह के। और इसके बाद यामागुची बोलती है कि हाँ तुम इलेक्ट्रिक खरीद नहीं सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है, और जंपिंग जैक फ्लैश बजाने के लिए तुम्हें फोक गिटार की जरूरत होगी, लेकिन तुम्हारा वाला क्लासिकल है। केंजी को इस बारे में पता नहीं होता, वो बहुत हैरान होता है और पूरी रात होने तक वहीं पर रहता है दुख में, क्योंकि 4000 रुपए इसने वेस्ट किए होते हैं लड़की पटाने में और वो पटती भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी बड़ा हो चुका होता है, गिटार लेके टुकु टुकु कर रहा होता है। केंजी के हाथों में इलेक्ट्रिक गिटार होता है और वो जंपिंग जैक फ्लैश बजा रहा होता है। तभी स्पाइडर नाम का एक बंदा आता है और बोलता है कि आजकल जंपिंग जैक फ्लैश कोई नहीं बजाता। इसके बाद केंजी का एक दोस्त बोलता है इकोनॉमिक थ्योरी क्लासेस लगने वाली है, जल्दी आ जाओ वरना तुम फेल हो जाओगे। लेकिन केंजी इसे इग्नोर करता है और बोलता है मैं कूल हूँ डूड। इसके बाद ये स्पाइडर से उसके गाने के बारे में पूछता है। स्पाइडर एक नया गाने के ऊपर काम कर रहा होता है, वो जल्दी डिब्यूट करने वाला होता है। लेकिन स्पाइडर को एक गिटारिस्ट की जरूरत होती है, जिसको सुन के केंजी अपनी तरफ इशारा करता है अरे देखो इधर देखो, तुम्हें आसपास ही कोई मिल जाएगा। लेकिन स्पाइडर इसको इग्नोर करता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा गिटारिस्ट नहीं है। केंजी तुम बैंड में क्यों हो। इसके बाद केंजी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद मैं 5 लाख लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ, बड़े स्टेज में परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसके बाद स्पाइडर बोलता है क्या तुम इस बात के लिए सीरियस हो, और केंजी बोलता है कि ना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद स्पाइडर बोलता है शायद मुझे एक बार के लिए ये कोशिश करनी चाहिए, और 3 साल बाद ही स्पाइडर का सपना पूरा होता है, वो बड़े स्टेज में लोगों के लिए गाना गा रहा होता है। लेकिन केंजी यही निठल्लों की तरफ पड़ा रहता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी अपने रूम में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि कल रात इसने काराओके में बहुत दारू पी होती है और गाना भी गाया होता है। तभी काना इसके पास आती है और इसका हाथ पकड़ लेती है। केंजी बोलता है काना
तुम्हें पता है कुछ साल पहले मेरे हाथ बहुत ही हार्ड और स्मूथ हुआ करते थे। इसके बाद वो काना को लेकर झाड़ू मारने लगता है। तभी यहाँ पे यामागुची आती है जिसका नाम बदल चुका होता है। उसका नाम होता है फिलहाल के लिए मूरा। यामागुची यानी कि मूरा बोलती है अपनी बहन की बेटी को संभालना बहुत मुश्किल होगा ना। और तब केंजी बोलते कि ना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये तुम्हारा कितने नंबर का बच्चा है? और ये बोलती है ये मेरा तीसरा बच्चा है, बड़ा वाला बेटा तो स्कूल भी जाने लगा है। बेचारा केंजी कट गया बुरी तरह से। इसके बाद केंजी बोलता है अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हाय बोलना। और मूरा बोलती है बोल दूंगी, लेकिन तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम अभी भी गिटार बजाते हो? और केंजी बोलता है देखो ना क्या से क्या हो गया, अब मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। इसके बाद हम फ्रेंड को देखते हैं जो बोलता है मैं तुम्हारे सामने एक भयानक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहेंगे वो सब जिंदा रहेंगे। इसके बाद सब लोग फ्रेंड का नाम जोरों से पुकारने लगते हैं। इसके बाद हम मारो को देखते हैं जो अपना सब कुछ हिलाता हुआ तेजी से भागता हुआ केंजी के पास आता है और केंजी का नाम पुकारने लगता है। केंजी बोलते हैं मारो तो तुमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और इसके बाद मारो बोलते हैं कि वो बात नहीं है, न्यूज़पेपर देखो। और केंजी बोलता है अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। मारो बोलता है चुप हो जाओ, न्यूज़पेपर देखो। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में इनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है डोंकी। वो मर चुका होता है। इसके बाद हमें डोंकी के बारे में बताया जाता है। डोंकी एक झोपड़पट्टी में रहता था। पता नहीं वो अपने कितने भाई बहन के साथ वहां पे रहता था। डोंकी की मॉम हमेशा लॉन्ड्री करती थी, बिल्कुल गॉन की आंट मीटो की तरह। डोंकी की नाक हमेशा बहती रहती थी। उसके पास एक टॉवल होता था जिससे वो अपनी नाक पोंछता था, जो कि बहुत गंदा होता था। इसके बाद हम देखते हैं डोंकी को मोस्ट इविल ट्विंस यानी कि यानबो और माबो बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। एक भाई कमेंट्री कर रहा होता है और दूसरा WWE के मूव उसके ऊपर ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद दूसरा वाला टैग देता है और दूसरा वाला भी आके पीटने लगता है डोंकी को। इसके बाद हम केंजी और उनके दोस्तों को देखते हैं और पता लगता है उस टाइम पे जिसके पास बाइक ना हो उससे वो दोस्ती नहीं करता। ये सब रेसिंग करते हैं जीजी बाबा तक। जीजी बाबा एक बूढ़ी औरत का दुकान होता है। जीजी मर चुका होता है, सिर्फ बूढ़ी औरत बाबा बच चुकी होती है जो आइसक्रीम बेचती है। उसका आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है। तभी यहाँ पे डोंकी आ जाता है और डोंकी बोलता है हे। इतना सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि डोंकी का तौलिया बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। सब लोग उससे बचना चाहते हैं, लेकिन डोंकी इनका पीछा करता है। और डोंकी के पास एक खास चीज होती है। जैसे ही डोंकी अपना जूता निकालता है तब वो बहुत तेजी से भागने लगता है। किसी तरह से केंजी और उसके दोस्त बच के आते हैं और वो ग्रेवल पिट नाम के एक जगह पे जाते हैं। ग्रेवल पिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले खुदाई हुआ करता था मिट्टी, रेत और पत्थरों के लिए। ये जगह बहुत खतरनाक होती है और साइकिल चलाना भी यहाँ पे खतरनाक होता है। लेकिन इनका एक दोस्त होता है योशिडा। उसके दोस्त ने कहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ग्रेवल पिट में पानी भरा होता है और उसमें कुछ होता है। ये लोग अंदाजा लगाते हैं शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट स्नेक फिश होगा और ये अंदर जाने की सोचते हैं। केंजी और मारुओ अंदर जाते हैं, लेकिन इनका दोस्त यशित्सुने बाहर रहता है निगरानी रखने के लिए। केंजी और मारुओ दोनों अपना फिशिंग रॉड डालते हैं उस मछली को पकड़ने के लिए। इसके बाद केंजी बोलता है अगर हम उस स्नेक फिश को पकड़ लेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। मारुओ बोलता है कि वो कितना लंबा है और तब यशित्सुने बोलता है शायद 2 मीटर लंबा, तुम्हें खा सकता है। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है स्नो टावल यानी कि अपना डोंकी। और डोंकी को देख के यशित्सुने बोलता है डोंकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारी साइकिल चुराने के लिए आए हो? डोंकी को देखने के बाद केंजी बोलता है योशित्सुने तुम बाइक को संभालो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन तभी मारुओ का पैर फिसल जाता है। केंजी उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है और ये दोनों ग्रेवल पिट के अंदर गिर जाते हैं। ये दोनों अंदर धंसे जा रहे होते हैं। केंजी बोलता है हमें बचाओ, हम अंदर धंसे जा रहे हैं। इसके बाद योशित्सुने बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और केंजी बोलता है जल्दी जाओ और किसी को बुला के लेके आओ। योशित्सुने इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दूर जगह पे इसे एक घर दिखाई देता है और ये डिसाइड करता है कि ये साइकिल से वहां पे मदद के लिए जाएगा, लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि वहां पे खड़ा होता है स्नो टावल यानी कि डोंकी, जिसने अपने जूते निकाल दिए होते हैं। डोंकी बहुत तेजी से उस घर की तरफ जाता है और बुलेट की तरह वापस भी लौट आता है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता। और इसके बाद योशित्सुने बोलता है तुम खाली हाथ क्यों लौटे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? और इसके बाद डोंकी बोलता है वहां पे कोई नहीं था, इसीलिए मैं इनके लिए रस्सी लाया हूँ। डोंकी उस रस्सी को एक जगह पे बांध देता है और उसे केंजी और मारुओ की तरफ फेंकता है, लेकिन वो रस्सी छोटी होती है। डोंकी रस्सी को फिर से खींच लेता है और अपना टॉवल उसमें बांध के फेंक देता है। उस टॉवल को पकड़ना नहीं चाहता केंजी, लेकिन अब बात जान पे आई होती है, इसीलिए केंजी उस टॉवल को पकड़ता है और अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद केंजी शुक्रिया अदा करता है डोंकी का और उसे कहता है कि तुम अपनी नाक पोंछ लो, और हंसने लगते हैं। और उसी दिन के बाद से डोंकी इनका दोस्त बन चुका होता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी डोंकी के फुनरल में जाने के लिए तैयार होता है। तभी इसे एक लेटर मिलता है जिसको डोंकी ने खुद भेजा होता है। डोंकी ने लिखा होता है तुमसे बातें करके बहुत दिन हो गए हैं केंजी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
मुझे माफ करना अचानक से इस तरह से लेटर लिखने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें ये सिंबल याद है? और ये वही सिंबल होता है। इसके बाद केंजी फ्यूनरल में जाता है जहाँ पे मारो बोलते हैं कि ये काफ़ी अजीब है और केंजी बोलता है क्या बात है। और इसके बाद मारो बोलता है कि उसके सारे भाई पहले एक जैसे दिखते थे, अब ये सब बड़े हो चुके हैं, पता नहीं इसका दूसरा वाला भाई कौन सा है और चौथा वाला भाई कौन सा है। इसके बाद केंजी बोलता है ये बकवास बंद करो और बताओ उसकी वाइफ कहाँ पे है। इसके बाद मारुओ बोलता है उसका तो एक छोटा बच्चा भी था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। और इसके बाद केंजी उसी लेटर के बारे में सोचने लगता है और तब मारुओ बोलता है केंजी चलो जाके थोड़ा अगरबत्ती जलाते हैं। ये सब जाके अगरबत्ती जलाते हैं अपनी दोस्त की आत्मा की शांति के लिए। इसके बाद हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है, बियर पी रहा होता है और बोलता है ये फ्यूनरल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसू बहाने के लिए आए थे। और वो फिर से भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। केंजी ये सब देखता है और बोलता है जरा इस गंदे प्रीस्ट को तो देखो, लेकिन मारुओ और यूशिशिनो भी भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे होते हैं। मारुओ बोलता है कमोन यार अब खाना खा लो, ये फ्री का है। इसके बाद केंजी बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, हम फ्यूनरल में हैं, तुम इतना चिल्ला के क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैसे मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये फ्यूनरल है, लेकिन मुझे एक लेटर मिला है। लेकिन तभी कोई केंजी को जोरों से मुक्का मारता है और बोलता है हे केंजी तुम तो पहले की तरह एक गधे हो। और इस बंदे का नाम होता है मोनचान और इसके पीछे खड़ा होता है कैरोयोन। इसके बाद केंजी बोलता है मोनचान मुझे तो लगा था कि तुम विदेश में हो। और मोनचान बोलता है कि हाँ मैं बाहर था, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले ही घर वापस आया हूँ और जब डोंकी के बारे में मुझे पता चला तो मैं यहाँ चला आया। आखिरकार उस बेवकूफ ने ऐसा क्यों किया, क्या तुम में से कोई उसके साथ कांटेक्ट में था। इसके बाद योशित्सुने बोलते हैं नए साल में हम सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज किया करते थे। और मारुओ बोलता है कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने उसे आखिरी बार देखा था। इसके बाद कैरियन और मोनचान आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार किस वजह से डोंकी ने सुसाइड किया होगा, क्या उसे स्टूडेंट परेशान करते थे, अगर परेशान करते थे तो वो हमें बता सकता था। एलिमेंट्री स्कूल में उसे सबसे ज्यादा बुली किया गया है, तब उसने तो कुछ नहीं किया था तो ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद योशित्सुने बोलता है वैसे कैरियन तुम भी तो उसे बहुत परेशान करते थे। और कैरियन बोलता है कि नहीं मैं बस उसका चड्डी छुपा देता था और वो नंगा होकर घूमता था। इसके बाद योशित्सुने बोलता है साले इसी को बुली बोलते हैं। इसके बाद केंजी लेटर दिखाने वाला होता है, लेकिन तभी मोनचान बोलता है चलो डोंकी की याद में आखिरी बार के लिए सब दारू पीते हैं। ये चीयर्स करते हैं और दारू पीने लगते हैं। इसके बाद कैरोयोन को याद आता है कि जब ये लोग 6th स्टैंडर्ड में थे तब डोंकी ने एक बार दूसरी माले से छलांग लगा दिया था और उसे कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त पे केंजी और उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मोनचान इसी बात को कंफर्म करता है और बताता है जब ये 5th या फिर 6th ग्रेड में पढ़ा करते थे तब ये सब कुछ हुआ था। तब एक मैंशन था जो हैंगिंग हिल के पास था, वहाँ पे एक भूत की अफवाह चल रही थी। इनका एक क्लासमेट था जिसका नाम था काट्सुमाटा। काट्सुमाटा को साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत दिलचस्पी होती है। एक बार के लिए इन्हें एक कार्प मछली को काट के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन उससे पहले ही काट्सुमाटा की अचानक से मौत हो जाती है। काट्सुमाटा की आत्मा भटकने लगती है क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी और इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा यही एक्सपेरिमेंट यानी कि कार्प मछली को काटने का एक्सपेरिमेंट स्कूल के अंदर करती रहती है। इसके बाद मोनचान बोलता है कि एक्वेरियम को धोने की बारी मेरी थी, मैंने धोया था, लेकिन मैं एयर पंप को ऑन करना भूल गया था। अगर एयर पंप को जल्दी ऑन नहीं किया जाएगा तो सारी मछलियां मर जाती और टीचर मेरे ऊपर गुर्राने लगते। लेकिन वहां पे अकेला जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे उस भूत से डर लगता था, इसीलिए मैंने सब लोगों को बुलाया। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। डोंकी भी इनके साथ होता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन डोंकी शांत होता है, वो भूतों पे भरोसा ही नहीं करता, इसीलिए बाकी सब लोग डोंकी को जाने के लिए बोलते हैं। डोंकी तुरंत अंदर चला जाता है। डोंकी कभी भी भूतों में भरोसा नहीं करता और इसीलिए शायद वो एक इंडस्ट्रियल स्कूल का टीचर भी बना था। आगे हम देखते हैं डोंकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसके पैरों की आवाज हम सुन पाते हैं, लेकिन अचानक से इसे कुछ फील होता है। ये पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है वहां पे कौन है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। इसके बाद डोंकी बहुत तेजी से पहुंचता है साइंस रूम के पास और वहां पे वो एक्वेरियम के पास जाके स्विच को ऑन कर देता है, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। ये पीछे मुड़ के देखता है और डोंकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। डोंकी ने कुछ तो देखा है। मोनचान और उसके दोस्त नीचे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से डोंकी 2nd फ्लोर से छलांग लगा देता है। वो अपनी दोनों पैरों पे लैंड करता है। डोंकी बहुत डरा हुआ होता है, उसने कुछ तो भयानक देखा है, लेकिन डोंकी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और वो तेजी से भागने लगता है। ये सब देख के बाकी सबकी भी फट जाती है, वो सब भी यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी बोलता है पता नहीं डोंकी ने वहाँ पे क्या देखा होगा और मोनचान बोलता है मैंने उसे बहुत बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। इसके बाद कैरियन बोलता है तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है शायद डोंकी ने सोचा होगा कि चलो एक बार जंप करके देखते हैं। उसे लगा होगा कि वो फिर से जंप कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, वो उसे टेस्ट करना चाहता है, लेकिन इस बार वो दूसरी फ्लोर की खिड़की से नहीं छत से कूदा होगा। इसके बाद मोनचान और मारुओ बोलते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि इन सबको चढ़ चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो होता है खत्म। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना।